हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के हम सेगमेंट में देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। अभी मेरा जो पिछला क्लास जो है चल रहा है उसमें हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये दृष्टि आईएएस का जो है क्लास नोट्स है और मुझे मिला है, तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ूँ, आपको साथ में लेकर के पढ़ने का प्रयास करूँ, दोनों का काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। हिस्ट्री प्रारंभिक परीक्षा, देखिए परीक्षा इन्होंने गलत लिखा है, और मुख्य परीक्षा। ठीक है, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रारंभिक परीक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास में भी करता है। और मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो मैंने इसको आपके पूर्व में क्लास में भी बता दिया था कि क्या स्थिति है। मैं थोड़ा अपने मन से भी बता देता हूँ आपको जो सही है। देखिए, जो आपकी परीक्षा यूपीएससी या यूपीपीसीएस में होती है इतिहास के सेगमेंट में, हिस्ट्री के सेगमेंट में, वो इतिहास को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका हो गया प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद इन इन तीनों का आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों के टाइम पीरियड में वहाँ की सभ्यताएं किस प्रकार से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, उसके बाद यहाँ पर जो भवन निर्माण प्रक्रिया थी, यहाँ का गाना, रहन सहन, खान पान जो किस प्रकार से था, उससे हमको काम है ना भाई। जो कि हम पूर्व की स्थिति को देखेंगे तभी तो आज हम इसको लागू कर पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और वर्तमान समय में जो मोन्यूमेंट्स हैं उसकी रक्षा करेंगे। क्योंकि भाई हमको कहीं भी जाना होगा तो हम उनकी संस्कृतियों को भी बचा करके लेकर रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी पहचान हमारी आइडेंटिटी से है, हमारी संस्कृति से है, हमारी पहचान से है। हमें सेपियंस मानव क्यों बचे हुए हैं? वो अपनी भाषा को बचा करके बचे हुए हैं, नहीं तो सारे मानव की कई प्रजातियाँ और विलुप्त हो गई थी, खत्म हो जाती। तो कहने का उद्देश्य है कि तो प्राचीन, मेडुअल और ये आपका मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और प्लस विश्व इतिहास जो विश्व में हो चुका है। मतलब कि ये आपका जो टाइम पीरियड आपको देखेंगे तो विश्व इतिहास में तो प्राचीन इतिहास से लेकर के वर्तमान इतिहास समय तक के स्थिति को हम विश्व इतिहास के अंतर्गत ले जाकर आएंगे। और वर्तमान की इतिहास मतलब आज़ादी के बाद भारत की स्थिति को, इसका भी एक पर्टिकुलर क्लास चलेगा। ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें देखने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से आगे। आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं सदी के मध्य में, मतलब 1857 के आसपास से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं सदी के मध्य में लेकर आज तक राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का योगदान और स्वतंत्रता की पहचान। ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या संघर्ष किया, का उनका क्या योगदान था, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या स्थिति है, जो आज़ादी के बाद भारत की स्थिति, इसमें चर्चा की गई है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि आज़ादी के बाद भारत की क्या स्थिति है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी, एक सेकेंड, हाँ, पैटर्न ने क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन, उनका उद्देश्य क्या था, साधन क्या थे, गतिविधियाँ क्या थी और परिणाम क्या हुआ उनके साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपियों का आगमन हुआ, इसमें पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। ठीक है। तो PEDF, ठीक है, PEDF पुर्तगाली, इंग्लैंड वाले मतलब अंग्रेज, इंग्लिश जिसको लिख सकते हैं, डी फॉर हो गया डच, और इसके बाद डच और डेनिश अंग्रेज़ों के बाद ही आए थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर PEDF हो गया, और एक होता है PDEF। ठीक है। PDEF जो होगा ये यूरोपियों का आगमन हुआ, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ खोले वो PEDF के रूप में खोले थे। ठीक है। तो आप उनके आने का क्रम जो आप देखेंगे वो PDEF होगा, और जब फैक्ट्रियों का काम आएगा तो फैक्ट्रियाँ जो होंगे डी के पहले आ जाएंगे तो PEDF हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक आप जान लीजिए, इसको आप प्रयोग करिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे और फ्रांसीसी आए थे। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार बंगाल में सबसे पहले हुआ, उसके बाद मैसूर में हुआ, फिर मराठा में हुआ, फिर पंजाब में, फिर अवध में हुआ था कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक है।
ब्रिटिश साम्राज्य प्रसार की नीतियाँ क्या थी? बेलजली की सहायक संधि, डलहौजी की नीतियाँ, हड़प नीति, ठीक है, ये दो थी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार को आगे बढ़ाई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी? तो भू राजस्व की नीति थी, कृषि का वाणिज्यीकरण था, औद्योगिक नीति थी, रेलवे था, धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ड्रेनवेल थ्योरी थी, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियाँ क्या थी? तो सिविल सेवा थी, पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था थी, ठीक है। ये पांचवा सेगमेंट है। छठा सेगमेंट क्या था? तो ब्रिटिश सामाजिक संस्कृति नीति, समाज सुधार, कानून, शिक्षा, मतलब शिक्षा और समाज को आप इस हिसाब से करिए कि वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएं और आपकी तरह चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज ऐसे करते थे कि हमें ऐसे भारतीयों का निर्माण करना है जो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह था, किसान विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था। तो ये सब विद्रोह के कारण जो है भारतीयों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। उसके बाद 8वां है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में था। राष्ट्रीय आंदोलन था, तो राष्ट्रवाद का उदय के कारण हुआ, कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद के कारण हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10वां है विभिन्न विचारधाराएं थी, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी और समाजवादी। इसमें आ गए थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। उसके बाद फिर विभाजन एवं स्वतंत्रता, फिर संवैधानिक विकास। यहाँ तक हमारा ये इतिहास चलेगा। तो आई होप ये ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि हमको इतिहास में ये सब चीज़ें लेकर के आगे बढ़नी है, ठीक है। तो यूरोपियों के आगमन का क्रम आप देख लीजिए किस प्रकार से यूरोपीय यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले यूरोपियों का आगमन जो हुआ तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे। डच बेसिकली यहाँ पर काम काज नहीं करते थे, ये मध्यस्थ का काम करते थे, ठीक है। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिस आए थे, फिर फ्रांसीसी आए। डेनिस आए थे लेकिन फिर भेजमाज करके भाग गए थे, डच भी भाग गए थे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, PDE और F। यहाँ पर D को, डेनिस को हटा दिया गया क्योंकि डेनिस बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो अब अंग्रेज और फ्रांस के बीच में डेनिस को आप रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट जानिए कि आने का ये कॉन्सेप्ट था कि पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद फिर आपके अंग्रेज आए और ये फ्रांसीसी आए, ठीक है। और यदि सूरत में जो पूरे भारत में जो फैक्ट्री लगाने का क्रम था वो PEDF था। सबसे पहले पुर्तगाली लगाए, उसके बाद अंग्रेज लगाए, उसके बाद डच लगाए, फिर फ्रेंच वालों को लगाना था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आपका जो है ये ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। पुनर्जागरण देखते हैं क्या है। एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, ये विश्व इतिहास में भी आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पुनर्जागरण के बारे में बताऊंगा कि पहले आप सो रहे थे, फिर जाग गए, फिर सो गए थे, फिर जाग गए हैं, ये चीज़ें हैं। पुनः जागना, मानव को अपनी स्वतंत्रता से परिचित कराना। पुनर्जागरण की चेतना थी। इसके अंतर्गत लौकिक जीवन पर बल दिया गया, मतलब जो हमारा लौकिक जीवन है जो दिखाई दे रहा है, इसके जीवन को आप किस प्रकार से सही करेंगे, इस पर बल दिया गया। क्योंकि उस समय अंग्रेज ऐसे कहते थे कि डॉग्स और इंडियन नॉट अलाउ, कुत्ते और भारतीयों का आना जो है यहाँ पर वर्जित है। लौकिक जीवन का मतलब व्यक्तिवादी, मानवतावादी पर बल दिया गया, ठीक है। जिज्ञासाओं पर बल दिया गया था। भौतिक खोजों को प्रोत्साहन मिला था, जिसमें नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। देखिए हुआ क्या कि आपको पता होगा कि पादरियों का यूरोप में जो है काफ़ी बोलबाला था। यूरोप के उस समय पादरी वर्ग था, उसने कहा था कि मुसलमानों से जो युद्ध होगा वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है, जिसे हम कुस्तुतनिया कहते हैं, उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया मुसलमानों का। अब वहाँ के रास्ते हो गए ब्लॉक। जब रास्ते हो गए ब्लॉक तो अंग्रेज जो या पुर्तगाली जो थे या यूरोपियंस जो थे, जो ये आपकी हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके आते थे, वो रास्ता हो गया बंद। जब वो रास्ता बंद हो गया और तुर्क और अरबी यहाँ पर मुसलमानों ने आने से इनको बंद कर दिया गया, तो ये घूम करके इन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज किया कि भारत की हम नए समुद्री मार्गों की खोज करेंगे, समुद्र के माध्यम से भारत हम जाएंगे। तो उसी खोज की होड़ में जो है नए नए विचारक आए वहाँ पर, और उन्होंने नए नए प्रकार के विचार दिए कि भारत में, विश्व में, मतलब किस प्रकार से हम अपनी एक स्थिति रख सकते हैं, और उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो मैं बेसिकली पुनर्जागरण और भारत की खोज को मिक्स करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर टाइम कम है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप जब विश्व इतिहास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर में आएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्यों भागूँ, क्योंकि समझना तो है ही है। देखिए हुआ क्या था कि यूरोप में
एक बहुत विशाल यूरोप में दो समुदाय के लोग रहते थे। एक तरफ मुस्लिम थे और एक तरफ जो थे आपके ईसाई थे। इन दोनों में लगातार युद्ध हुआ करता था। ईसाई और मुस्लिम में मुस्लिम धर्म के जो मोहम्मद साहब थे, और ईसाई में जो थे ये आपके ईसा मसीह थे। ये दोनों लोग पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन मैं आपको बताया था कि एक समय के बाद दोनों में विखंडन धर्मों में हुआ। ये प्रोटेस्टेंट और ये कैथोलिक चर्चों में डिवाइड हो गया था। तो ये चर्च जो थे आम जनता को बेवकूफ़ बनाते थे कि सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे हिसाब से करिए, ईश्वर के हम लोग जो मैसेंजर हैं, हम जो बताएंगे वो सही होगा। तो इन्होंने जब इनका युद्ध हुआ तो एक युद्ध में इन्होंने बताया था कि आप मुसलमानों से युद्ध जीत जाओगे, लेकिन ईसाई बेसिकली मुसलमानों से युद्ध हार गए। तब लोगों को ये चीज़ लगने लगा कि ये कोई ईश्वर के मैसेंजर नहीं है, आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वहीं से अलग अलग प्रकार के जो वहाँ के विचारक हुए, रूसो, वाल्टेयर, बड़े बड़े दार्शनिक जो हुए वो उभर करके सामने आए और उन्होंने बताया कि आप स्वयं अपने दीपक का प्रकाश बनो और स्वयं आगे डेवलपमेंट करो। अब हमारे यहाँ जो है आपा दीपा भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इनलाइटनमेंट की हमारी स्थिति आई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से, ये यहाँ पर उस समय आ गया था। ठीक है, तो ये लोग जो है पुनर्जागृत हो गए थे और पुनर्जागृत हुए तो ये नए नए मार्ग की खोज किए। चूँकि युद्ध में एक कुछ तो सुनिए तो हार ही गए थे, वहाँ से आना जाना इनका बंद ही हो गया था। और भारत में चूँकि ये रह रहे थे ठंडे प्रदेशों में तो इनको चाहिए था मसाला, चूँकि ये लोग मांस का भक्षण करते थे। बिना मसाले के होता नहीं भारत में मसाला, और इंडोनेशिया में मसाला मिलता था। और अरबी लोग क्या करते थे, भारत से मसालों को उठाते थे और ले जाकर कहाँ मसाला बेचते थे, यूरोप के वासियों को महंगे रेटों पर। तो इसी के चलते ये लोग जो है द नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर ने एक नियम जो है अपनी एक दस्ता तैयार किया। उनको वो पुर्तगाली थे और वहाँ के राजा ने उनको रवाना कर दिया कि आप जाइए नए मार्ग को खोज करिए, और वहीं से निकले। आगे के इतिहास को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो विश्व पे यहाँ देखिए, विश्व में प्राचीन और मध्य में सारी चीज़ें हैं। तो प्राचीन में रोमन साम्राज्य लौकिक जीवन पर बल दिया, मानवतावाद पर बल दिया था। मध्यकाल में समाजवाद पर और पारलौकिक जीवन पर बल दिया गया, ईश्वर और धर्म पर बातचीत किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आइए पुर्तगाली। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको समझाने का, छोटे में समझाने का प्रयास किया है। बाकी विश्व इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, तब यहाँ पे जुड़ाव हो जाएगा। पुर्तगाली बस्ती, दुर्ग और किले और कारखाना, भंडारगिरी आदि का निर्माण करते थे। लेकिन इस सब की चीज़ को छोड़िए, आप पहले आइए भारत की स्थिति पे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत में के नए समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए अपने एक जहाज़ी बेड़ी दस्ते को लेकर के आए और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको सपोज दैट यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका यहाँ पर इंडिया है। ये है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये आपका है हिंद महासागर, और यहाँ पर आपका जो है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, और यहाँ पर एक खतरनाक हवा चलती थी जिसको हम गृहस्थी चालीसा कहते थे। बार्थोलोमो डियास इनसे पहले आया था। बार्थोलोमो डियास पुर्तगाल से जो है निकला, और वो भारत की नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जब चला 1498 के पहले, मतलब 2 साल 4 साल पहले जो है इसने स्टार्ट किया। और जब चलना स्टार्ट किया तो जब यहाँ पर पहुँचा तो इतनी तेज़ी हवाई थी गृहस्थी चालीसा की कि यहीं से डर गया और यहीं पर पहुँचा, और यहीं पर केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में की खोज की, और यहीं पर रहा, और यहाँ से फिर लौट गया। उसके बाद 2-4 साल बाद जो है फिर वास्को डिगामा 1498 में आया, और फिर यहाँ पर ये हिंद महासागर होते हुए भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया। तो ये था इसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वास्को डिगामा के आने का विरोध यूरोपीय व्यापारियों ने आर्थिक कारणों से किया था। ठीक है, तो थोड़ा हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली ही थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया, और वह विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री और कारखानों और बस्ती और किलों का निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ कारखाने उत्पादन केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे, जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर यूरोप भेजा जाता था। देखिए, बात ऐसी थी कि जब ये वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुँचा, ठीक है, एक मुस्लिम नाविक के माध्यम से, तो यहाँ के राजा जमोरिन थे, और जमोरिन को जो है अरबी परेशान किया करते थे केरला में। ठीक है, कप्पकडामू नामक स्थान पर, केरला के कप्पकडामू नामक स्थान पर जो है राजा जमोरिन हुआ करते थे, और उन्होंने इनका व्यापक स्वागत किया था।
तो जब ये वास्को डी गामा भी यहाँ से आ रहा था तब भी अरबी लुटेरे जो थे वो परेशान करते थे। तो यही कारण था कि जब यहाँ से सामान भर के ले गया और अगली बार जब यहाँ से वहाँ से पुर्तगाली आए तो बड़ी बड़ी जहाज़ लेकर के आए थे और अरबियों को सबक सिखाया था। और साथ ही फिर यहाँ पर जाकर के यहाँ से बताया था कि ये भारतीय लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, इतने सस्ते में हैं, बेवकूफ़ टाइप उनको बढ़ा करके ये काम कर लेंगे। देखिए होता क्या है कि जब आप कहीं सीधे लोगों को पा जाते हैं तो उनको आप फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। वही इन लोगों ने भी किया था और इतने ये गलत थे, इतने बेवकूफ़ थे कि मतलब आप जान लीजिए कि सबसे अंत में गए हैं यहाँ से। भंडारगिरी जहाँ पर वस्तुओं का सार संग्रह यूरोप भेजा जाता था, यह फैक्ट्री के लिए बंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसमें गोदाम, कार्यालय व कंपनी के कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए आवास भी थे हुआ करते थे। मतलब एक किला टाइप का हुआ करता था, कहने का मतलब यह है। व्यापारियों के लिए आवास भी हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से सीखा हुआ था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट 1498 में 17 मई 1498 में आया, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया, जबकि वहीं मौजूद अरबी व्यापारियों ने विरोध किया तथा विरोध के कारण आर्थिक प्रभाव था। तो मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति को स्थापित किया। हुआ क्या था कि 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आया यहाँ पर तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपना लिया था कि जो भी इस पर्टिकुलर हिंद महासागर क्षेत्रों में और अरब सागर क्षेत्रों में प्रवेश करेगा वो पुर्तगालियों को टैक्स देगा। बेसिकली यही था। यहाँ तक कि अकबर भी उस समय जो था, आप जान लीजिए कि 1498 में आया, 1526, 27, 28 के बाद से जो है मुगल आ गए थे यहाँ पे, तो अकबर को भी जो है इनको टैक्स देना पड़ता था। ये दशा थी। 1509 में अल्मीडा ने दीव पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रथमतः हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली हुए व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। तो मैंने वही बताया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत पर पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब होता ये था कि आप यहाँ आओ, यहाँ पर बस जाओ, यहाँ की जो विधवाएँ हैं और स्त्रियाँ इनसे विवाह करो और यहाँ पर धीरे धीरे इसको कब्जा कर लो, क्योंकि यहाँ से हम अपना जो है व्यापार वगैरह करेंगे। तो सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर भी ये जोड़ना चाहते थे भारतीयों से। तो कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों को से विवाह करने का प्रोत्साहित किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लाया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी 1509 में। भारत की अस्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की और किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए अल्बुकर्क हुआ, फ्रांस का डुप्ले हुआ और यहाँ का क्लाई हुआ। तो ये सब लोग जो थे ना, ये अपना काम क्रियाकलाप जो है ऐसे ही करते थे, जिससे कि जो है इन्होंने ही अपना काम तो कार्नवालिस यहाँ पर सिविल सेवा का जनक था, लेकिन अंग्रेज़ों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक जो था वो क्लाइव था। अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में आगे अंग्रेज बड़े थे। उसके बाद डुप्ले जो था वो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था अलग अलग समय टाइम पीरियड में। उसके बाद यहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक थे ये अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क जो है ये एक ऐसा पुर्तगाली जो है वायसराय था, वहाँ का वायसराय मान लीजिए, यहाँ पर वायसराय ही हुआ करते थे या जनरल हुआ करता था, जो कि ये जो है सबसे पहले वास्तविक सत्ता इसी ने ही स्थापित किया था। इसने कोचीन में अपना एक मुख्यालय बनाया था और 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह उपहार स्वरूप बॉम्बे इसने दिया था। हुआ क्या था कि अंग्रेज की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब पुर्तगाली कमज़ोर पड़ रहे थे, तो अंग्रेज़ों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके जिस तरह बिंबिसार वगैरह किए थे, सोच रहे थे कि हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज किसी का है नहीं, वो डिस्टर्ब कर दिए उनको बाद में भी। ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ और जिसने साल्सेट द्वीप वही, जिसमें आगे चलकर बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किसको प्राप्त था? तो ये अंग्रेज को प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित की थी। ठीक है, तंबाकू की खेती का प्रचलन किया तथा यूरोपीय गौथिक स्थापत्य कला, ऊंची नुकीली आकृति
का भारत में प्रवेश करवाया था। देखिए कितने ये गड़बड़ थे कि ये तंबाकू भी यही लेकर के आए थे। ठीक है। पुर्तगालियों का पतन के कारण पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया। देखिए भारत या कोई भी देश आप जो देख लो, ठीक है, अगर आप उसकी संस्कृति को डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करोगे तो वो नहीं मानेंगे, और पुर्तगालियों ने वही गलती किया। आपको पता होगा कि अल्बुकर्क जो पहला वायसराय था, उसने वास्तविक वायसराय था पुर्तगाली सत्ता स्थापित करने का, उसने क्या किया कि कहा कि पुर्तगालियों तुम जाओ और भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, उनका धर्म परिवर्तन करो, उनको अपनी तरफ आकर्षित करो। और वही हुआ, क्या कारण क्या हुआ कि देखिए ये दशा सामने होकर के आई और पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण बना। और यही अंग्रेज भी यही डिस्टर्ब हुए थे। व्यापार के साथ साथ उन्होंने लूटपाट की नीति भी जारी रखी थी, जिससे विरोधी पैदा हो गए। अरबी विरोधी थे। ब्लू वाटर पॉलिसी देखिए उनकी कैसी स्थिति थी, मतलब जहाँ रहते थे उन राजाओं से भी उन्होंने झगड़ा कर लिया था। कोचिन में फैक्ट्री निर्माण किया अल्बुकर्क के नेतृत्व में। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टज अर्मीडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था, और ऐसा न करते हुए जहाज़ को दंडित करते हुए उन्हें लूटकर डुबो दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जो पुर्तगाली गड़बड़ काम करते थे, इसी कारण ये इनका पतन हुआ था। उसके बाद हम कल देखेंगे डच और नीदरलैंड को। ठीक है, तो वीडियो ये अभी छोटा है, चूँकि मैं दोनों सेगमेंट को लेकर के साथ बढ़ रहा हूँ। तो उधर जो है मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास भी चल रहा है, इधर जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है। इस कारण टाइम थोड़ा कम दे पाऊँगा, लेकिन आप कोई नहीं, मैं इसको धीरे धीरे खत्म करूँगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कोई अगर क्वेरी होगी, समस्या होगी तो बताइएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।